हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का उत्कर्ष क्लासेस में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर ऑफिस से होंगे। आरपीएससी के ज़रिए से सेकंड ग्रेड का सिलेबस जारी कर दिया गया है वापस से। ठीक है, बहुत सारे साथी इसको लेके कंफ्यूज हैं कि सर इसमें नया क्या जुड़ा है, क्या हटा है, क्या कुछ तब्दीलियाँ हुई हैं या एज इट इज़ वही है। तो काफ़ी तलबा के मैसेजेस देखे तो उसके बाद हमें लगा कि इस पर कुछ बातें करना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, कुछ भी तब्दील नहीं हुआ है, कोई बदलाव नहीं हुआ है सेकंड ग्रेड के पेपर को लेकर। फर्स्ट ग्रेड में अलबत्ता कुछ बदलाव हुए हैं, ठीक है, वो मैं बता चुका हूं। सेकंड ग्रेड में जैसा पहले था वैसा अभी भी है, बस इतना सा फर्क है कि वापस इसको टाइप करके आपको दे दिया गया है। आरपीएससी ने अपनी साइट पर अपलोड कर दिया है, उसके अलावा कोई भी बदलाव नहीं है। ठीक है, तो आज का मेरा यही टॉपिक था कि पाठ्यक्रम में, सिलेबस में, निसाब में क्या क्या बदलाव हुआ है, क्या नया जुड़ा है। इसके अलावा और भी एक, आज तो मैं नहीं बता पाऊंगा, आज सिर्फ सिलेबस के बारे में। अगला जो एक और वीडियो मैं आपके लिए लेकर आऊंगा, उसमें यह बताऊंगा कि सबसे ज्यादा कौन सा यूनिट है जिस पर आपको फोकस करना है मौजूदा वक्त में। चूंकि देखा जाए ये जो हाल ही का जो पेपर हुआ है, इससे पहले के जो पेपर थे उनके इसके लेवल में थोड़ा सा फर्क है। इसका लेवल अच्छा है और जो गज़ल वाला जो पोर्शन है उसमें से बहुत अच्छे सवालात इन्होंने पूछे हैं। तो मैं सिलेबस भी आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूं वापस से। बदलाव कुछ भी नहीं हुआ है, एक बात तो ये आप अच्छे से सुन लीजिए। इसके अलावा अब सिलेबस क्या है वो एक बार मैं आपको बता देता हूं, चूंकि बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिन्होंने सिलेबस को नहीं देखा है और तैयारी को लेकर अभी वो कंफ्यूज हैं। तो 2025 जो है सेकंड ग्रेड का हमारा जो सिलेबस है वो किस तरह होगा, सब ये वही आरपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन जो है, राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन, सीनियर टीचर सेकंड ग्रेड, जिसको अच्छा इसको इसलिए भी बताना जरूरी है कि मौजूदा वक्त में बहुत सारे साथी ऐसे हैं जो दीगर सूबों से ताल्लुक रखते हैं, यूपी, बिहार। अभी एक साथी बंगाल के बच्चे का फोन आ रहा था कि सर हम बुरी तरह से कंफ्यूज हैं इसको लेकर, हम 5-7 स्टूडेंट हैं, तो आप मेहरबानी करके हमारी रहनुमाई फरमाइए। तो उन सब के लिए भी मैं आपको बता दूं कि इसको हम टीजीटी भी कह सकते हैं। सेकंड ग्रेड जो होता है, सीनियर टीचर जो होता है, इसको टीजीटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीजीटी कहा जाता है। समझ में आ रही? फर्स्ट ग्रेड जिसको बोला जाता है राजस्थान में, उसको पीजीटी कहा जाता है। राइट, तो उर्दू का सिलेबस हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। ये कुछ आपको निर्देश, गाइडेंस दिए होते हैं, मैंने इनको हाईलाइट कर दिया है। भाई 300 नंबरात पर ये मुश्तमिल होगा। कितने नंबरात? 300 नंबरात का क्वेश्चन पेपर होगा। 2 घंटे 30 मिनट का आपको वक्त दिया जाएगा। 150 क्वेश्चन इसमें आते हैं। 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। ठीक है, 1/3 जिसको आप लोग बोलते हैं, 1/3 इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। और ये जो आपका निसाब है ना, उसमें वो डिपेंड है 3 लेवल्स पर, जिसमें आपको सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी एक लेवल तो ये हो गया। ठीक है, इसके अलावा ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड और तीसरा हो गया आपका टीचिंग मेथड्स, रिलेवेंट सब्जेक्ट जो होता है उसको लेकर। तो उर्दू में भी मैंने इसको लिखा है, सवालिया पर्चा ज्यादा से ज्यादा, आपका सवालिया पर्चा ज्यादा से ज्यादा को हटाइए, 300 नंबर पर मुश्तमिल होगा। सवालिया नामा जो है, इसका दौरानिया यानी इसका टाइम जो है वो 2 घंटे 30 मिनट होगा। सवालिया पर्चा इसमें 150 कसीरुल इख्तियारी, या आप कह सकते हैं कसीर इंतखाबी सवालात यानी MCQ जिसको कहा जाता है, उन पर मुश्तमिल होगा। मनफी मार्किंग यानी नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी। ठीक है, हर गलत जवाब पर मुताल्लिका सवाल के मुकर्ररा नंबरात का 1/3 काट लिया जाएगा। यानी कुल मिलाकर अगर आपके 3 क्वेश्चन, 3 सवाल गलत हो जाते हैं, 3 सवाल गलत हो जाते हैं,
तो एक सही जो आपका सवाल है वो खत्म हो जाएगा, यानी 3 गलत क्वेश्चंस एक सही क्वेश्चंस का क्या बन जाएगा, यानी क्या बन जाएगा, तो मैं ये कहूं कि उसको खत्म कर देगा। तो 4 सवाल आपके जाएंगे एक साथ, इसलिए एहतियात से करना है, समझ मारी। और ये एहतियात जो है ना प्यारे साथियों, मैं कितने तलबा को ऐसे बता सकता हूं जो बहुत अच्छी तैयारी के साथ एग्जाम हॉल में जाते हैं, मगर वहां वो इन चीज़ों का शिकार हो जाते हैं और फिर गवर्नमेंट जॉब में उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। इसलिए तैयारी के साथ साथ प्रैक्टिस को आप लोग लाजमी बना लें। तो इसलिए कहावत भी है ना भाई, प्रैक्टिस इंसान को क्या बनाती है, मजबूत बनाती है, परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अंग्रेजी की कहावत है ना। तो ये बहुत जरूरी, टैलेंट आपको कई मर्तबा पीछे धकेल देता है, मगर प्रैक्टिस हमेशा आपको आगे बढ़ाती है। ऐसी बातें करने के लिए अभी वक्त भी नहीं है, और चूंकि आप में से ज्यादातर को सिर्फ यही जानना है कि सर सिलेबस बताइए अभी, इसलिए ज्यादा बातें ऐसी हम नहीं करेंगे। तो सवाल नामा जो है, यानी सवाल पेपर जो है आपका, वो मुताल्लिका मज़ामीन के बारे में सानवी आला सानवी दर्जे के मेयारी इल्म का जायजा, जिसमें आपको ग्रामर जो है, कवायद वाला पोर्शन जो है ये आपने पढ़ना है, राइट। कवायद वाला पोर्शन आपने पढ़ना है, अभी बताते हैं आगे। मुताल्लिका मजमून के ग्रेजुएशन सतह के मेयारी इल्म का जायजा, यानी ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड पर आपको पढ़ना है। बीए लेवल की जो मालूमात है वो आपके पास होनी चाहिए, उसको हम वो सब मेंशन है, आपको अलहदा से कुछ नहीं पढ़ना। मुताल्लिका मजमून के तदरीसी तरीक़ाकार, टीचिंग मेथड्स आपको पढ़ने हैं। अब रही बात ये दोस्तों, देखिए मैं दावा करूं, मेरा कोई और साथी जो यूट्यूब की दुनिया पर, एप्लीकेशन की दुनिया पर पढ़ाने वाला हो, कोई भी हो, कोई भी अगर ये दावा करे कि मेरे पढ़ाए हुए में से 140 आ गए, 145 आ गए, ठीक है, 150 क्वेश्चंस पूरे आ गए, तो कोई बईद नहीं है, आ सकते हैं, करेक्ट। चूंकि मैं सिर्फ राजस्थान में नहीं, आप देखोगे मेरी क्लासेस वाईटी पर, यूट्यूब की दुनिया पर देख लीजिए, जैसे अभी हाल ही में एलटी ग्रेड का मैं को पढ़ा रहा हूं, ठीक है, यूपी में टीजीटी वाला पोर्शन में पढ़ा रहा हूं, वहां देख लीजिए यूपी एलटी ग्रेड और यूपी टीजीटी ये कोर्स मेरे पास है, इसको मैं पढ़ाता हूं। टीजीटी ये मेरे पास है, इसमें छोटे छोटे पॉइंट आपको दे रखे हैं, बज़ाहिर आपको देखने में बहुत मामूली इंसाफ लगेगा, लेकिन बहुत तह से वहां सवाल पूछे जाते हैं, बहुत गहराई से सवाल पूछे जाते हैं। आरपीएससी जो है, इसकी सबसे अच्छी बात मुझे ये लगती है कि ये अपने जो निसाब को जो जारी किया है इन्होंने, इनका जो निसाब है उससे दाएं बाएं नहीं भटकती। हाँ, फिर भी मैं एक चीज आपको बता दूं, किसी भी क्वेश्चन पेपर को आप उठा लीजिए, उसमें लगभग 145 क्वेश्चन जो होंगे, यानी 150 की बात कर रहा हूं। अगर 150 क्वेश्चंस हैं, तो 145 तो लगभग आपको निसाब से ही मिल जाएंगे, और निसाब आपका फिक्स है, सिलेबस आपका फिक्स है। और यही इसके बाद अगर आप देखें तो आप पाओगे कि 5 क्वेश्चंस ऐसे पाओगे, या तो आप बहुत गहराई से सिलेबस को पढ़ोगे तब उनको आप पा सकते हैं, उनका जवाब तब आपके पास हो सकता है, या आपका जो स्टडी है, आपकी जो आपका जो मुताला है, आपका सेल्फ स्टडी आप जिसको कहते हैं, अगर आपका अच्छा है तो आप उनके जवाब दे सकते हो। इससे पहले आप, यानी कुल मिलाकर यह है कि बड़ा हो सकता है सीधा सीधा उनका ताल्लुक आपके निसाब से ना हो, ऐसे सवाल आपसे हमेशा पूछे जाते हैं। 2-4 सवाल, 2-3 सवाल ऐसे आपको देखने को पेपर में मिल जाएंगे। जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूं आपको, ग्रेड 3 जो है, मेंस जो एग्जाम हुआ था हाल में तो नहीं, लगभग 22-23 का जो एग्जाम हुआ था, उसमें एक सवाल पूछा था, मैं अक्सर इसको बोलता हूं, उसके बाद जितने मैंने सवाल नामे कराए हैं या सिलेबस में पढ़ाता हूं, मैं बोलता हूं, डिस्कस करता हूं। जैसा आपने गजल इसमें पढ़ा, गजल में हम जब भी पढ़ते हैं तो हम दबिस्तानों का तज़किरा करते हैं,
हम किसका तज़किरा करते हैं? दबिस्तानों का। हमने दबिस्तान दिल्ली को पढ़ लिया, ठीक है, और हमने लखनऊ को पढ़ लिया। इन्हीं को आमतौर पर हम पढ़ते हैं। लेकिन मैं हमेशा अजीमाबाद का भी तज़किरा करता हूं, अजीमाबाद का भी तज़किरा करता हूं। अजीमाबाद को जब आप पढ़ोगे तो यहां एक शायर को पाओगे आप, शाद को, शाद अजीमाबादी, शाद अजीमाबादी। अब अगर आप गजल को पढ़ते वक्त गजल की तारीख, अब ये तो उसमें दिया नहीं होगा गजल की तारीख में कि भाई शाद अजीमाबादी को आपने पढ़ना है, सिलेबस में दिया होता है कि गजल उसका आगाज व इर्तिका। अब उसके आगाज व इर्तिका यह आप पर डिपेंड करता है कि आप उसमें कितना पढ़ते हो या आपके टीचर ने आपको कितना पढ़ाया। तो मैं हमेशा इसका भी तज़किरा करता हूं। हालांकि एक हमेशा मेरे पढ़ने वालों का एतराज थोड़ा थोड़ा मेरे ऊपर ये रहता है कि सर थोड़ा आप डेप्थ में जाके पढ़ाते हैं, लेकिन बाद में जब पेपर जब आता है तो उन्हीं का जवाब होता है कि सर बहुत अच्छा था। तो ये सब चीज़ें हालांकि कोई ऐसी नहीं है कि तारीफ़ के काबिल हैं। सारे टीचर जो पढ़ा रहे हैं लगभग उन्हीं में से आता है, कोई अलग से नहीं है, सब वही चीज़ें पढ़ाते हैं। अंदाज और उसलूब सबका अपना अपना होता है, ठीक है। तो शाद अजीमाबादी, ये सवाल उसने पूछा गया था। अब मैं आपसे पूछूं कि उसमें शाद अजीमाबादी कहां थे ही नहीं सिलेबस में, लेकिन आपसे पूछा गया और फिर आपकी इतनी मजाल भी नहीं, इतनी हिम्मत नहीं किसी तालिब इल्म की कि कोई उस पर ऑब्जेक्शन लगा दे। समझ में आ रही है? तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको बज़ाहिर ऐसे लगते हैं कि ये निसाब का हिस्सा नहीं है, लेकिन आप गहराई से अगर देखोगे तो कहीं ना कहीं पाओगे कि वो सवाल टॉपिक से ही रिलेटेड हैं। तो थोड़ा सा और आपको गहराई से पढ़ के चलना है, क्योंकि पहले के मुकाबले में अब क्वेश्चन पेपर थोड़े से अच्छे लेवल के आने लगे हैं, ठीक है। तो अव्वल जो हिस्सा है आपका, इस हिस्से में आपको सिर्फ कवायद को पढ़ना है। किसको पढ़ना है? कवायद वाले हिस्से को पढ़ना है, कवायद को पढ़ना है। हिस्सा अव्वल जो है ये किस पर मुश्तमिल होगा? ये कवायद पर मुश्तमिल होगा, ठीक है प्यारे साथियों? जी हाँ, कवायद पर मुश्तमिल होगा, जिसमें आपको तहज्जी, एराब, हुरूफ तहज्जी, एराब, इस्म, सिफत, फ़ैल, ठीक है, मुश्तक व मुरक्कब, अल्फाज, जिन्स, तादाद, हालत और मुफरद व मुरक्कब जुमला। अब बचा क्या इसमें? तो कुल मिलाकर आपको इल्म हिजा या इल्म हिज्जा, जो आप बेहतर लगें दोनों बोल सकते हैं, इल्म सर्फ, ठीक है, दूसरा हिस्सा, और तीसरा इल्म नहव, तीनों को इल्म नहव तीनों को पढ़ना है। चूंकि इल्म हिजा आप देखोगे, तहज्जी, एराब, ये सब इल्म हिजा में आते हैं, ठीक है। इस्म, सिफत, फ़ैल, अल्फाज, ये सब आपके इल्म सर्फ में आ जाएंगे। जिन्स, तादाद, ये सब इसी में आ जाएंगे, ठीक है। तो जैसे मैं अगर बात करूं, ये इसी में शामिल है, ये इसी में शामिल है, इस्म इसमें शामिल है, फ़ैल ये भी इसमें शामिल है, सिफत, ठीक है, अल्फाज, तादाद और जिन्स। इल्म सर्फ का मुकम्मल हिस्सा आपने पढ़ना है। हालत, ठीक है, ये भी आप इसी में शामिल कर लीजिए। इसके बाद मुफरद और मुरक्कब जुमले, यानी इल्म नहव का जो हिस्सा है वो भी आपने पढ़ना है। तो कुछ नहीं बचा, कंप्लीट ग्रामर आपको पढ़नी है, यानी मुकम्मल कवायद आपको पढ़ना है, कवायद पढ़ना है। प्यारे साथियों, 2022 से पहले का जो निसाब था वो मैंने एप्लीकेशन पर कराया था। उसके बाद नया 2022 से पहले 22-21 से पहले, यानी पुराना जो सिलेबस था वो मैंने कराया। उसके बाद अपडेट अंदाज में मैंने आपको पढ़ाया, ठीक है। तो मुझसे उस वक्त किसी साथी ने पूछा था कि सर इन दोनों में फर्क क्या है बुनियादी तौर पर। तो मैंने उनको बताया कि भाई देखिए, पुराना जो निसाब था, जो अब आपके पास निसाब है, इससे पहले वाला जो निसाब था, अगर आप उसको देखोगे तो वो रट्टाफिकेशन पावर पर आधारित था एक तरह से। लेकिन ये जो मौजूदा वक्त का जो सिलेबस है ये आपका समझ के आधार पर है। हालांकि कहीं कहीं आपको कुछ याद भी करना पड़ेगा, जैसे ग्रामर वाला पोर्शन जो है आप इसको चाहे जितना रट लें, लेकिन जब तक समझ के साथ नहीं पढ़ोगे तब तक आप इसको मुकम्मल नहीं कर पाओगे, ठीक है। ऐसे ही कवायद मेथड वाला तरीका है, ठीक है। ऐसे ही गजल वाला, नज्म वाला जो पोर्शन है उसमें याद तो करना ही है, लेकिन कुछ निकात मैंने बीच बीच में आपको क्लासों के दौरान बताए थे कि आप जो है गजलों को इस तरह से याद रख सकते हैं, नज्मों को इस तरह से याद रख सकते हैं, ठीक है।
तो आपको समझ कर पढ़ना है, रटने की जगह पर रटना भी है, याद भी करना है, मगर समझ के साथ पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद रमूज अवकाफ, ये भी कवायद के हिस्से में ही आते हैं, यानी विराम चिन्ह। विराम चिन्ह जो है, विराम चिन्ह, ये भी प्यारे साथियों, ये भी आपने पढ़ने हैं। सख्ता, वक्फा, राबता, तफसीला, खत्मा, वावेन, फिजाइया, ठीक है, सवालिया, खत, कौसेन और जंजीरा। पूछा गया था ना जंजीरा हाल ही के सवालनामे में। अर्जी नवेसी के तरीके, ये भी कवायद में ही आते हैं। मजमून नवेसी, मजमून किस तरह आप लिखोगे। खुतूत निगारी, निजी खत, सरकारी और तहनीती, मुतजाद और मुतरातिफात, मुहावरात और ज़रबुल अमसाल। एज इट इज, जैसा पहले था आज भी वही है। हिस्सा 2 में अगर आप बात करें तो ग्रेजुएशन लेवल जो है इसकी अगर आप बात करते हैं तो इसमें आप देखोगे नया कुछ नहीं है, बिल्कुल वही जैसा पहले था आज भी ऐसा ही है। तशबीह, इस्तिआरा, मजाज मुरसल और किनाया, कुल मिलाकर इल्म बयान या इल्मुल बयान आपको पूरा पढ़ना है। ठीक है। इसके बाद इहाम, तजाहुल आरिफाना, तजाद, तलमीह, तनसीक़ सिफ़ात, हुस्न तालील, मुबालगा, लफ़ नशर, मुरातुन नज़ीर, तजनीस और इश्तिक़ाक़, यानी सनाए बदाए पढ़ना है आपको। पूरी तफसील पढ़नी है, मगर इन असनाफ को आपने पढ़ना है उसमें से, या इन सनतों को आपने पढ़ना है, सनतों को आपने पढ़ना है। सनत कह सकते हैं आप, और ये एक व्यापक शब्द है, एक व्यापक तरकीब है ये। तो आप सनाए बदाए को पढ़िए, पहले इसकी डिटेल पढ़िए अच्छे से और फिर इन पॉइंटों पर ध्यान रखिए। इसके बाद है जो ये पोर्शन, अगला जो पोर्शन है, असनाफ की तारीफ आपने पढ़नी है। तारीफ आपको दिया हुआ है, क्या सिर्फ आप तारीफ से काम चला लोगे? नहीं, तारीफ के साथ साथ आपको तारीख भी पढ़नी है। क्या पढ़नी है? तारीख भी आपने पढ़नी है। राइट, तारीख भी आपने पढ़नी है। तो गज़ल, कसीदा, मरसिया, मसनवी, ठीक है, कता, मुसद्दस, मुरब्बा, मुअर्रा नज़्म, आज़ाद नज़्म, जैसे पहले था वैसे ही है। जो साथी पहले से तैयारी में लगे हुए हैं उनको बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की ज़रूरत 1% भी नहीं है। दक्कन में उर्दू मसनवी का इर्तिका, शुमाली हिंद में उर्दू नसर का इर्तिका, यानी दक्षिण भारत में उर्दू मसनवी ने किस तरह तरक्की पाई, शुमाली हिंद में उर्दू नसर ने किस तरह तरक्की पाई, यानी उत्तर भारत में उर्दू जो नसर है वो कैसे तरक्की उसको मिली 1857 तक, इतना ही आपने पढ़ना है। शुमाली हिंद में उर्दू शायरी का आगाज और इर्तिका 1857, कितना अच्छा इन्होंने आपको यहां फिक्स करके दे दिया है कि आपको इतना ही पढ़ना है। यानी शायरी हो चाहे नसर निगारी हो, दोनों के आगाज और इर्तिका को पढ़ना है आपने 1857 तक। ठीक है। अलीगढ़ तहरीक की अदबी खिदमात और जदीद उर्दू शायरी, ये पढ़ना है। इसके बाद कुछ शायर हैं जो आपके निसाब का हिस्सा हैं, कुछ शायर हैं जो आपके निसाब का हिस्सा हैं, इनको आपने पढ़ना है। ठीक है। ये लोग हैं, वो कौन कौन हैं? शाद अजीमाबादी, फानी बदायूनी, असगर गोंडवी, हसरत मोहानी। फानी, असगर, ठीक है, और हसरत, यानी जदीद गजल के जो चारों अनासिर हैं उनमें से 3 को आपने पढ़ना है। फानी हो गए, असगर हो गए, जिगर नहीं है इसमें, हसरत हैं। मजरूह सुल्तानपुरी, यानी तरक्की पसंद जो शायर हैं, इसका मतलब उनके बारे में भी आपने पढ़ना है। फिराक गोरखपुरी, नासिर काजमी, इसमें कुछ शायरों के नाम में स्पेशली और मैं आपको कराऊंगा, उनके बारे में 1-2 शायर और हैं, उनके बारे में पढ़ लीजिएगा। ठीक है। इसके बाद है अगला पॉइंट जो है वो है शुरा के बारे में, यहां उन शायरों के बारे में जिनका ताल्लुक गजल से। अब आपसे यही देखिए, निसाब का देखने का एक, मैं आजकल बहुत कम बातें करता हूं इन पर, तमहीदी बातें पहले मैं बहुत ज्यादा करता था। ठीक है, चूंकि बराबर आप लोग कहीं ना कहीं सुनते रहते हो। प्यारे साथियों,
सिलेबस जो है ना, सिलेबस अक्सर साथियों के मोबाइल में होता है, जबकि मैं इसके सख्त खिलाफ हूं। इसकी हार्ड कॉपी आपके पास होनी चाहिए, मोबाइल में तो होना ही चाहिए, सहायक के रूप में होना चाहिए, कहीं भी जरूरत पड़ी तो हम देख लें उसको, ठीक है। मगर आपके पास ये एक या तो रिटन फॉर्म में होना चाहिए या कम से कम प्रिंटेड फॉर्म में तो होना चाहिए। आप सिलेबस को आप देखिए, इन्हीं में से आपसे पूछ लिया जाए गजल को शायर की पहचान कीजिए, जेल में किसकी पहचान गजल को शायर के रूप में होती है, दर जेल में कौन ऐसे शायर हैं जिनका ताल्लुक गजल गोई से है। आप अगर इनको याद किए हुए होंगे तो आप पहचान लोगे। शाद अजीमाबादी दबिस्तान अजीमाबाद के सबसे बड़े गजल गो शायर, ठीक है। फिराक गोरखपुरी एक ऐसे शायर जिन्होंने इश्क को अपनी गजलों में अव्वलियत या पहली पोजीशन दी, ठीक है। तो सबके बारे में हसरत जिन्होंने मरती हुई गजल को जिंदा करने का काम किया, हालांकि गजल एक ऐसी हैयत है जो कभी जिसको जवाल नहीं हुआ और आने वाले वक्त में भी नहीं होगा, तो इनके बारे में पढ़ी। नज्म को शायर हाली, अल्लामा इकबाल, जोश, अख्तर, ठीक है, नून मीम राशिद, मीराजी, फैज अहमद फैज, अली सरदार जाफरी और अख्तरुल ईमान। ये लोग देखने को एक एक डेढ़ लाइनें हैं, मगर ये 20 घंटे पर मुश्तमिल हैं। ये जदीद नस्र, नावल, अफसाना, ड्रामा, खाका, इंशाइया, रिपोर्टाज, ये तमाम की तमाम जो असनाफ हैं प्यारे साथियों, ये सब किस में शामिल होती हैं? ये किस में आती हैं? जदीद नस्र में आती हैं। तो नावल आपने पढ़ना है, उसका आगाज और इर्तिका, उसकी तारीख, ठीक है, तारीख, अफसाना और उसकी तारीख, ड्रामा उसकी तारीख, खाका उसकी तारीख, इंशाइया उसकी तारीख, रिपोर्टाज उसकी तारीख, यानी उसका आगाज और इर्तिका। उर्दू जबान का आगाज और इर्तिका ये भी आपका निसाब का हिस्सा है, हालांकि ये पहले होना चाहिए था। किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने वाले, यानी उर्दू किसी भी मुकाबला जाती इम्तिहान की तैयारी करने वाले जो तलबा हैं, उनके लिए उर्दू का इतिहास तो पढ़ना बेहद ज़रूरी है। ऐसे ही उर्दू ज़बान के इब्तिदा से मुताल्लिक नज़रियात, चाहते तो ये इस टॉपिक को इसमें भी शामिल कर देते, मगर अलग से इसको दिया हुआ है। ये इस बात की तरफ इशारा है कि आपको इस टॉपिक को गहराई से पढ़ना है, वरना मीर अमन क्या कहते हैं, सर सैयद अहमद क्या कहते हैं, ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या कहते हैं, ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या कहते हैं, ठीक है, मोहम्मद हुसैन आज़ाद क्या कहते हैं। इसके अलावा सबके अपने अपने नज़रियात हैं, तो छोटे छोटे रूप में आप अब तक याद कर रहे हो, किया है आप लोगों ने, मगर अब मेरी गुजारिश है कि आप थोड़ा सा तफसील के साथ पढ़ें। जैसे मैं आपसे अगर एक सवाल पूछूं यहां पर कि उर्दू अदब के जो नजरियात हैं, अगर उनसे मुतालिक मैं बात करूं तो नजरियात की इब्तिदा कहां से होती है? यानी कौन ऐसी शख्सियत है सबसे पहले जिन्होंने लिसानी एतबार से सबसे पहले अपना नजरिया रखा? कौन है वो? तो एकदम बुनियाद से लेकर हमने चलना है। बस हम मोटे मोटे तौर पर ये पढ़ लेते हैं कि नसीरुद्दीन ये कहते हैं, ठीक है। और अब जैसे मैं आपसे पूछूं कि उर्दू के ऐसे कौन से माहिर लिसानियात हैं जिन्होंने बाकायदा तौर पर लिसानियात की, यानी इल्म लिसानियात की तालीम हासिल की? तो ये बेसिक से पढ़कर, ये बेसिक है, हालांकि हो सकता है आपने इसके बारे में ना पढ़ा हो या इसकी नॉलेज ना हो, मगर ये बेसिक में ही आता है और फिर बतदरीज आपको आगे तक बढ़ना है। इस पे जितना फोकस इस पे करना है उतना ही इस पे करना है। इसके बाद मंदरजा झैल शुअरा उदबा के निसाब में शामिल तख्लीकात, मंदरजा झैल शुअरा व उदबा की शामिल निसाब तख्लीकात से मुतालिक, यानी आपके निसाब में कुछ शायर दिए हुए हैं जिनका नाम यहां दिया हुआ है, उनकी गजलों का नाम दिया हुआ। तख्लीकात किसको कहा जाता है? ये तख्लीक की जमा है। किसकी? तख्लीक की जमा है। तख्लीक किसको कहा जाता है? रचना को कहा जाता है। तख्लीक किसको कहा जाता है? रचना को, ठीक है। मीर तकी मीर, 2 गजलें, मुकम्मल गजल आपने पढ़नी है। उल्टी हो गई था मुस्तार हुस्न से उसके जो नूर था, उल्टी हो गई सब तदबीरें। तो हर गजल का, चलिए अभी तो मैं सिर्फ निसाब बता देता हूं। हर गजल के इब्तिदाई 3-3, 4-4, 3-3 अशार तो आपको पढ़ लेने हैं, और किस तरह आप उनको याद रखोगे वो भी मैं एक अलग से वीडियो बनाकर आपको बताऊंगा।
उल्टी हो गई सब तदबीरें, ख्वाजा मीर दर्द की दोनों गजलें, ठीक है, ख्वाजा हैदर अली आतिश की 2 गजलें, असदुल्ला खान गालिब की 2 गजलें, ठीक है, हकीम मोमिन खान मोमिन की 2 गजलें, हसरत मोहानी की 2 गजलें, ठीक है, फानी बदायूनी की 2 गजलें, फिराक गोरखपुरी की 2 गजलें, ये आपने पढ़नी। अब देखिए, फिराक, फानी, हसरत, मोमिन, आतिश, इनमें से कुछ शायर ऐसे हैं जो आपके निसाब में अलग से भी दिए हुए हैं, और जो नहीं दिए हुए हैं ना, उनके बारे में भी आपने पढ़ना है, उनके बारे में भी आपने पढ़ना है। जैसे आतिश के बारे में आपने पढ़ना है। फिराक, नजीर अकबर आबादी। अब कुछ नज़में हैं आपके निसाब में शामिल, कुछ नज़में हैं, जैसे नजीर अकबर आबादी की मुफलिसी नज़म, ये किस हैयत में लिखी गई है, ठीक है, और आपको मिसरे मुकम्मल करने के लिए दिए जा सकते हैं। तशरीह तो आपसे पूछी नहीं जाएगी, ठीक है। अल्ताफ हुसैन हाली, आपको मुसद्दस मद व जज़र इस्लाम का एक स्पेसिफिक एक हिस्सा आपको दे दिया गया है, ठीक है, वो आपने पढ़ना है, जो कि इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो निसाब है, जो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ाया जाता है, जिसको तैयार करने वाली यूनिवर्सिटी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जो बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का हिस्सा, जैसे हमारे यहाँ राजस्थान में अगर देखें, राजस्थान यूनिवर्सिटी, मत्स्य यूनिवर्सिटी, और इसके अलावा महाराजा सूरजमल यूनिवर्सिटी, आम तौर पर इस निसाब को फॉलो किया जाता है। इसमें एक नज़म दी हुई होती है। ये आपसे मैं एक क्लास ऐसी भी रखूँगा जिसमें किताबों से मुतालिक बात करूँगा। बहुत सारे बच्चों की फरमाइश होती है कि सर किताबें भी तो बताइए, तो मैं आपको किताबें भी ज़रूर बताऊँगा। तो इस किताब का होना आपके पास ज़रूरी है। सहपारा ये किताब आपको बहुत इजीली इंटरनेट की दुनिया पर मिल जाती है, वहाँ से डाउनलोड करके या तो इसका प्रिंट निकलवा लीजिए या आप इसको किसी कुतुब खाने से मंगवा लीजिए। अल्लामा इकबाल की खज़र राह, कितने अशार ऐसे हैं जो रोज़मर्रा की लाइफ में हम इस्तेमाल, यानी रोज़मर्रा डेली लाइफ में हम इस्तेमाल करते हैं बोलचाल में, वो इस नज़म में शामिल हैं, या आपने पढ़नी। किसान, सुबह, आज़ादी, एक लड़का, तो यहाँ तक गज़लें आपने पढ़नी है और इनके बारे में भी आपने जानना है। सर सैयद अहमद खान, कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके मज़ामीन आपके निसाब में शामिल हैं। अपनी मदद आप सर सैयद अहमद खान का ये पढ़ना है। सच और झूठ का रज़मनामा, सवाल पूछा हुआ है इसमें से, आपका हाल ही में जो एग्ज़ाम हुआ है। अल्ताफ हुसैन हाली, गालिब की शायरी, सवाल पूछा हुआ है इसी में से, ठीक है। शिबली नोमानी, शायरी क्या है, सवाल पूछा हुआ है इसमें से भी। पतरस बुखारी, लाहौर का जोग्राफिया, कितने दरियाओं का तज़किरा है, सवाल पूछा हुआ है इसमें से भी। अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने एक मजमून लिखा है अल्ताफ हुसैन हाली के ऊपर, इसमें भी एक सवाल पूछा हुआ है, ठीक है। मेहदी इफादी, इसमें से भी सवाल आया हुआ है। इसमें कोई ऐसा मजमून नहीं है, सिंगल एक मजमून ऐसा नहीं है जिसमें से आपके प्रीवियस पेपर्स में सवाल ना पूछा हुआ हो। आपको खुलासा नहीं पढ़ना है, फिर कह देता हूं नहीं पढ़ना है, आपको कंप्लीट वो पढ़ना है। पहले भी मैंने जो आपको निसाब पढ़ाया था, मैं खुलासा आपकी समझ के लिए बताता हूं, मैं खुलासे पर कभी भी इक्तिफा नहीं करने वाला हूं। या तो मैं सिरे से खारिज कर देता हूं कि मैं नहीं पढ़ाऊंगा, आपको पढ़ना है फुला किताब में मिल जाएगा, या फिर मैं पढ़ा देता हूं, ठीक है। लेकिन खुलासा नहीं पढ़ना है, आपको मुकम्मल सबक पढ़ना है। जैसे लाहौर का जोग्राफिया, अल्ताफ हुसैन हाली के ऊपर जो मौलवी अब्दुल हक दहलवी रहमतुल्लाह अलैह ने जो मजमून लिखा है, उसको पूरा ही पढ़ना है। अगर आपके यहाँ इनके खुलासे हैं आपके पास, तो उनको अभी आज ही मेरे नज़रिए से तो आप अपनी फाइल में से निकाल दीजिए। हाँ, ये ज़रूर है कि उस थीम को अपने जहन में बैठाने के लिए आप पढ़ सकते हो, बाकी पूरा आपने पढ़ना है। शेख पीरू, ये मजमून पढ़ना है। इसके बाद है टीचिंग मेथड्स। टीचिंग मेथड्स जो हैं, ये प्यारे साथियों आपने पढ़ना है, ठीक है। टीचिंग मेथड्स कोई बदलाव नहीं है, जैसा पहले था वैसा ही है। ज़ुबान की महारतें, जिसमें तरकीबी व तहलीली, तरकीबी की दोनों अक़साम, हुर्फ़ तहज्जी का तरीका और सौती तरीका, दोनों आपने पढ़ने हैं, ठीक है। और तहलीली के तीनों तरीक़े आपने, ये लफ्ज़वारी, जुमलावारी, क़िस्सावारी, ये तीनों पढ़ने हैं, ठीक है। यानी पढ़ना सिखाने के जो तरीके हैं, कुल मिलाकर आपको पूरा पढ़ना है। महारतें सब वही चीज़ें हैं। लिखना सिखाने के चारों तरीके आपने पढ़ने हैं। कौन कौन से? अबजदी, पेस्टोलॉजी, मोंटेसोरी, पढ़ो लिखो तरीका, सबसे इंपॉर्टेंट ये है इसमें। तदरीसी तरीकाकार, शिक्षण विधियां क्या हो सकती हैं, बयानिया तरीका,
सवाल आया हुआ है, तरीक़ा तफवीज़, मसले का तरीका, तहक़ीक़ी तरीका, मुताला ज़ेर निगरानी इस्तिखराजी और इस्तिक़राई तरीका। यानी एक टीचर जो है वो क्लास में किन तरीक़ाकार को अपना सकता है या अपनाना चाहिए, उन सब के बारे में आपने पढ़ना है। पढ़ाने की तरकीबी महारतें, सवाल और जवाब की महारत एक टीचर में होनी चाहिए। सवाल और जवाब के तरीकों को किसने ईजाद किया, बेसिक से लेकर एक बहुत अपर लेवल तक आपने पढ़ना है। महारत रवानी सवालात, सवालात के बारे में किस कदर उसमें महारत एक टीचर को होनी चाहिए, क्या अंदाज उसका होना चाहिए। तमहीदी जो सवालात होते हैं वो आपने बताना है। महारत इस्तेमाल तख्ता स्याह, यानी बोर्ड जो है उससे संबंधित जो निकात हैं वो भी आपने बच्चों को बताने हैं। सॉरी, आपने पढ़ना है, बाद में बच्चों को बताओगे। एक उस्ताद को कितना माहिर उसमें होना चाहिए, किस एंगल पर उसको खड़ा होना चाहिए, ठीक है, ये सब बातें। असबाक की तदरीस, असबाक यानी सबक जो हैं, असबाक सबक की जमा है, किस तरह आप उसको पढ़ाओगे। अगर एक नस्र का कोई सबक पढ़ा रहे हो आप, मान लीजिए आप जो है, मान लीजिए आप पढ़ा रहे हैं अल्ताफ हुसैन हाली या उर्दू लिटरेचर के अनासिर खमसा आप पढ़ा रहे हैं, तो इसमें क्या तरीकाकार आपका होना चाहिए। आप नज़्म मान लीजिए मुफलिसी पढ़ा रहे हो, सुबह आज़ादी पढ़ा रहे हो, तो क्या तरीकाकार आपका होना चाहिए, क्या मेथड आपका होना चाहिए, ये सब। इसके अलावा अगर आप बच्चों को कवायद पढ़ा रहे हो तो क्या आपका तरीका होना चाहिए। तो ये निसाब था जो मैंने आपको बता दिया है। फिर एक बार आपको बता देता हूं कि हमने जो हमारा थंबनेल था, जो हमारा इसका पॉइंट था, इसमें यह है कि भाई क्या क्या बदलाव इसमें हुआ है, क्या हटा है, क्या जुड़ा है। कुछ नहीं हटा है, कुछ नहीं जुड़ा है, वही जो पहले था अब भी है, ठीक है। अगर आपके मन में अगर कोई सवाल है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। अगर मुझे लगा कि वास्तव में आप तक इसके बारे में कोई बातें पहुंचाना है तो मैं ज़रूर उस पर वीडियो बनाऊंगा। इससे हटकर अब अगली एक क्लास में एक ऐसी भी आप तक पहुंचाने वाला हूं कि किस हिस्से में से पुराने पेपर्स में, यानी हाल ही में जो पेपर हुआ है, इससे पहले जो पेपर हुआ था, उन दोनों में क्या क्या तब्दीलियां हैं, क्या लेवल रहा है, किस पोर्शन पर ज़्यादा फोकस किया गया है, आपने कौन से यूनिट पर ज़्यादा फोकस करना है, किस लेवल पर आपने ज़्यादा पढ़ना है, उन सब के बारे में बात करूंगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं मेरे ज़रिए से बताई हुई तमाम तर बातें आपको अच्छी लगी हुई होंगी। क्लास को आप ज़रूर शेयर कर दीजिएगा और ऐसी तमाम तर बातों के लिए, चाहे आरपीएससी के आप किसी आरपीएससी से जुड़ी हुई या टीचिंग एग्ज़ाम से जुड़ी हुई कोई भी भर्ती की आप तैयारी कर रहे हो, आप उत्कर्ष का जो टीचिंग चैनल है आप उस पर विज़िट कीजिए, आप उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहाँ आप बार बार देखते भी रहें। बहुत सारी ऐसी बातें जो आरपीएससी से रिलेटेड होती हैं या टीचिंग एग्ज़ाम से रिलेटेड होती हैं, वो आपको मिलती रहती हैं, ठीक है। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको मेरे बताई हुई तमाम तर बातें समझ में आ गई होंगी, आपसे विदा लेता हूँ। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया।